गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बता दिया था कि आप सभी के लिए फिजिक्स का क्लास 12 के फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जिसमें फिजिक्स के सभी टॉपिकों को चैप्टर वाइज आप लोग को अच्छी तरीके से समझाया जाएगा और साथ साथ में रिटन नोट्स भी दिया जाएगा। तो आप सभी अगर इस ऑनलाइन क्लास का आनंद लेना चाहते हैं तो इसे अभी ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले सब पहुंच सके। तो आज जो है हम लोग फिजिक्स के पहला चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम इसकी भूमिका देखेंगे, फिर इसके बाद इसके अंदर के टॉपिक को एक एक करके अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आप सभी बिल्कुल अच्छी तरीके से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आने वाले वीडियोज को भी देखिएगा और साथ साथ में अपने नोट्स को भी बनाते चलिएगा। तो बच्चों, आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा कि जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ खाती है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ चिंगारी उत्पन्न होती है या कुछ ध्वनि सुनाई देती है। जैसे कि आपने देखा होगा सूखे बाल पे अगर हम कंघी करते हैं तो हमें चटचट की ध्वनि सुनाई देती है, और उस कंघी को जब हम किसी हल्की वस्तु जैसे कागज के टुकड़े के पास लेके जाते हैं तो वो उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। यह आकर्षण क्यों होता है? तो यह आकर्षण आवेश के कारण होता है, क्योंकि जब कंघी हमारे बाल से टक्कर खाती है सूखे बाल से, तो उसके रगड़ के कारण वहां पे कुछ ना कुछ आवेश का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण कंघी आवेशित हो जाती है और वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसका और एग्जांपल आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, जैसे बारिश के मौसम में जब दो बादल आपस में टक्कर खाते हैं तो उनके टक्कर खाने से क्या होता है कि बिजली चमकती है जो तड़ित के रूप में बाहर निकलती है और तेज ध्वनि सुनाई देती है। ये जो बिजली का बाहर निकलना है तड़ित के रूप में, ये भी एक आवेशन की प्रक्रिया का एक उदाहरण है। इसी प्रकार से अगर हम सूक्ष्म मौसम में बाहर कहीं घूम रहे हो और घूम के जब आते हैं घर आने के बाद अपने कपड़े को अपने शरीर से उतारते हैं तो हमें कपड़े और शरीर के जो घर्षण होता है तो हमें उस समय भी एक चटचट की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो शरीर है वो कपड़ा दोनों विद्युत रोधी हो जाते हैं, और जब दोनों पृष्ठ आपस में रगड़ खाते हैं जिसके कारण उनके बीच में आवेश या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण वहां पर विद्युत उत्पन्न होता है। तो इस विद्युत को हम लोग स्थिर विद्युत कहते हैं, और इस विद्युत के बारे में जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो हम सभी जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसके यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। तो इसी के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? तो भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर वैद्युत आवेश के कारण उत्पन्न बल, क्षेत्र, विभव और धारिता, बल, क्षेत्र, विभव और धारिता, आवेश के लिए बल, क्षेत्र, विभव और धारिता का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब स्थिर वैद्युतिकी जो है वह किसके कारण उत्पन्न हो रही है? तो दो वस्तुओं के घर्षण के कारण उत्पन्न हो रही है। तो जब दो वस्तुओं को घर्षण कराया जाता है, मतलब रगड़ कराया जाता है, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ विद्युत उत्पन्न होता है। इस विद्युत को क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अर्थात जब दो वस्तु आपस में रगड़ खाती है, जैसे मैंने बोला कंघी और आपका बाल, सूखा हुआ बाल, जब दोनों रगड़ खाया तो चटचट की ध्वनि सुनाई दी। तो ये चटचट की ध्वनि क्या हो गई? हमारा एक विद्युत उत्पन्न कर रही है। तो इस विद्युत को हम लोग कौन सा विद्युत कहेंगे? तो घर्षण विद्युत कहते हैं। और एक बार और याद रखिएगा, जो ये घर्षण विद्युत होता है यह दो विद्युत रोधी पृष्ठों पर जब होता है तो उस पृष्ठ पर वह स्थिर रहता है। अर्थात यह घर्षण विद्युत जिस पदार्थ पर उत्पन्न होता है उसी पदार्थ पर स्थिर रहता है, इसीलिए हम इसे स्थिर वैद्युत या स्थैतिक विद्युत या स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ जाने तो स्थिर वैद्युतिकी क्या है? तो स्थिर वैद्युत के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी हो गया। उसके बाद से घर्षण विद्युत क्या है? मतलब दो वस्तुओं का आपस में रगड़ा जाता है तो उनके रगड़ के कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उनके बीच में आवेश उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। और स्थिर विद्युत क्या है? तो जब यह विद्युत जिस पदार्थ पर उत्पन्न होता है उसी सतह पर रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कंघी और इससे रगड़
खाया तो कंघी की सतह पर वो आवेश स्थिर हो गया, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत भी कहते हैं। तो ये 3 टॉपिक है, इसको देख लीजिए, तब आगे हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप सभी जानते होंगे पदार्थ जो होता है वह परमाणु से मिलकर बना होता है, अर्थात पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है। और परमाणु के बीच में एक धनावेशी भाग होता है जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। इस नाभिक के अंदर 2 चीज होते हैं, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में गति करते हैं, मतलब चक्कर लगाते हैं। और याद रखना नंबर को इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। कौन से परमाणु में, उदासीन परमाणु में। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वह माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम होता है। और जो प्रोटॉन पर आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर आवेश वह होता है प्लस का 1.6 × 10⁻⁻20 कूलम। अर्थात दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश जो होता है मात्रा में बराबर होता है, पर तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है और प्रोटॉन पे चार्ज प्लस का होता है। इसलिए दोनों की जब संख्या बराबर होती है इसलिए ये परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। मतलब जिसमें दोनों की संख्या बराबर होगी वो परमाणु क्या होगा, उदासीन परमाणु कहलाता है। और एक न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता है वह उदासीन कण होता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि यहाँ पे 2 कण जो होते हैं जिन पर आवेश पाया जाता है। अब हम इन्हीं दोनों कणों में से किसी 2 वस्तु को आपस में अगर रगड़ते हैं तो इन्हीं दोनों कणों में से इलेक्ट्रॉनों का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतर होता है। जैसे आपने देखा कि प्रोटॉन जो था वो कहाँ था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अंदर था और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। जब हम इन दोनों वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं वह वो स्थान से एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर चले जाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जब 2 वस्तुओं का आपस में रगड़ा जाता है तो पहले वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर चला जाता है या दूसरे का पहले पे आ जाता है, किसी पे भी जा सकता है। तो जिस वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर जाता है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन एक और आ जाता है उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। तो जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए वह कौन सा कण हो जाता है, वह कौन सा हो जाता है, धनावेशित पदार्थ हो जाता है। वह धनावेशित हो जाता है और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम होती है वह कौन सा, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाती है वह कौन सा आवेशित हो जाता है, वह ऋण आवेशित हो जाता है। अर्थात जो आवेश होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। धन आवेश कैसे उत्पन्न होता है, तो जो पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पदार्थ में जाता है तो उस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण प्रोटॉन की मात्रा तो पहले से बराबर थी, जब इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो प्रोटॉन की मात्रा अधिक हो जाती है जिससे वो धनावेशित हो जाता है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, इसलिए वो ऋण आवेशित हो जाते हैं। एक और बात आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण इसका द्रव्यमान कम हो जाता है। इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, जो धनावेशित होता है उसका द्रव्यमान कम हो जाता है और जो ऋण आवेशित होता है उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है और इसका कम क्यों हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी अपना कुछ वेट होता है, उस वेट से ये यहाँ से निकल के दूसरे में चला गया, अर्थात उतना वेट इसमें कम हो जाता है और इस वाले में क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इसलिए धनावेशित कण उदासीन परमाणु से हमेशा द्रव्यमान उसका कम होता है और ऋणावेशित कण परमाणु का द्रव्यमान अधिक होता है। इसको हम डेफिनेशन के तौर पे हम यहाँ देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नोट्स भी उपलब्ध कराते रहूंगा, तो नोट्स देख लीजिए। परमाणु क्या है, तो तत्व के सूक्ष्म कण को या पदार्थ के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु के मध्य भाग में, केंद्रीय भाग में धनावेशित भाग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है।
प्रोटॉन क्या होता है? तो परमाणु के धनावेशित कण को प्रोटॉन कहते हैं। जो मैंने बताया था कि परमाणु पर में एक धनावेशित कण होगा जिसमें प्लस का चार्ज होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रोटॉन कहते हैं। एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो प्लस का 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो परमाणु के ऋण आवेशित कण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस का 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। न्यूट्रॉन क्या होगा? परमाणु के उदासीन कण को न्यूट्रॉन कहते हैं। ये भी कहाँ होता है? तो नाभिक के अंदर स्थित होता है तो जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। वैद्युत आवेश क्या है? तो वैद्युत आवेश के बारे में हमने जाना कि हम जब दो वस्तुओं का आपस में क्या करते हैं? घर्षण कराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतर होता है, जिसके कारण इनमें आकर्षण विकर्षण का गुण आ जाता है। अर्थात अगर ये दोनों अगर एक धनावेशित है ऋणावेशित है, जिसके कारण इन दोनों में क्या आ जाता है? आकर्षण का गुण आ जाता है। यदि ये दोनों ऋणावेशित होते हैं तो दोनों में क्या हो जाता है? विकर्षण का गुण आ जाता है। मतलब कि जब किसी वस्तु को घर्षण कराया जाता है तो उसके कारण आकर्षण विकर्षण का जो गुण उत्पन्न होता है उसे हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम 600 ईस्वी पूर्व ग्रीक के एक वैज्ञानिक थे, ग्रीक के एक विद्वान थे जिनका नाम था थेल्स। तो थेल्स ने की थी। तो आपको याद रखना होगा इसकी खोज 600 ईस्वी पूर्व ग्रीक के एक विद्वान ने 600 ईस्वी पूर्व थेल्स ने की थी। अब थेल्स ने इसकी खोज कैसे की थी? तो थेल्स उस समय जब थेल्स इस पर प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिए जो आपस में रगड़ने पे आकर्षण विकर्षण का गुण उत्पन्न कर रहे थे। जैसे एम्बर क्या होता है? तो एम्बर जो होता है वो जैसे जब पेड़ में कोई चीज से छेद किया जाता है या काटा जाता है तो पेड़ में आपने देखा होगा कि एक गोंद निकलता है। गोंद निकलता है। जब यह गोंद दब करके भूमि के नीचे दब करके पत्थर के जैसा बन जाता है तो इसको हम लोग एम्बर कहते हैं। तो एम्बर क्या है? तो एम्बर गोंद का ही पत्थर वाला रूप है, मतलब कठोर हो जाएगा जब गोंद, तो वह क्या कहलाएगा? एम्बर कहलाता है। तो ये एम्बर प्राकृतिक एम्बर हो गया, परंतु अब जनरली आर्टिफिशियल एम्बर प्लास्टिक के सब के बनाए जाते हैं जिसका लोग नग वग में उपयोग करते हैं। तो एम्बर जो है, एम्बर को उन्होंने ऊन से रगड़ा। किससे रगड़ा? ऊन से रगड़ा। जब एम्बर को ऊन से उन्होंने रगड़ा तो उन्होंने देखा कि एम्बर जो है उस पर कोई ना कोई चार्ज आ गया है और उस चार्ज के कारण ऊन पे भी दूसरा कोई चार्ज आ गया था। एम्बर पे ऋण आवेशित चार्ज आ जाता है और ऊन पर धनावेशित चार्ज आता है। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सा चार्ज आ रहा है, मतलब उन्होंने केवल ये देखा कि एम्बर ऊन को जब वो रगड़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि दोनों आपस में आकर्षित होने लगे। अर्थात रगड़ने के कारण उनके बीच में कुछ आकर्षण विकर्षण का गुण आ गया। इसी गुण को उन्होंने नाम दिया आवेश नाम दिया। इसी गुण को उन्होंने किसका नाम दिया? आवेश का नाम दिया। ठीक है, अब हम आवेश को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला उदाहरण हम लेते हैं कांच की छड़ और ऊन। कांच की छड़ और ऊन, ठीक है। ऊन या हम ऊन की जगह पे रेशम का कपड़ा भी ले सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं जो है प्लास्टिक की छड़। प्लास्टिक की छड़ और हम है बिल्ली का समूह। यहाँ बिल्ली का समूह का बात, समूह मतलब होता है ऊपर का सतह, अर्थात बिल्ली का जो ऊपर जो रुआ वाला भाग होता है उसको यहाँ बिल्ली का समूह लिखा गया है। ठीक है, जो ऊपर जो रुआ वाला भाग होता है वो समूह हो गया। दो चीज हमने लिया यहाँ एग्जांपल में, कांच की छड़ लिया, कांच की छड़ और ऊन लिया, और प्लास्टिक की छड़ और बिल्ली का समूह लिया। ठीक है, हम कांच की छड़ और ऊन को जब आपस में रगड़ते हैं तो हम देखते हैं कि कांच की छड़ और ऊन दोनों में कुछ ना कुछ आकर्षण विकर्षण का गुण आ जा रहा है। अर्थात जब कांच की छड़ को जब ऊन से रगड़ा जाता है तो ऊन पर माइनस का चार्ज आ जाता है, मतलब ऊन ऋणावेशित हो जाता है, और कांच की छड़ क्या हो जाती है? ऋणावेशित होती है। ठीक है,
कैसे होती है? क्योंकि जब कांच की छड़ को जब इससे रगड़ा गया तो कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह ऊन पे चले जाते हैं, जिसके कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और ऊन ऋण आवेशित हो जाता है। अब हम दो कांच की छड़ लेते हैं और दोनों कांच की छड़ को ऊन से रगड़ते हैं। जब दोनों कांच की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तो देखा जाता है कि जब दोनों कांच की छड़ को एक दूसरे के करीब लाया जाता है, जब दोनों कांच की छड़ को एक दूसरे के करीब ऊन से रगड़ने के बाद एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो एक दूसरे से विकर्षित हो जाते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कांच की पहली छड़ पे भी प्लस चार्ज था और कांच की दूसरी छड़ पे भी प्लस चार्ज था, जिसके कारण वे दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? प्रतिकर्षित कर देते हैं। इसी प्रकार से जब हम प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली के समूह से रगड़ते हैं तो प्लास्टिक की जो छड़ होती है उस पर माइनस का चार्ज आ जाता है और बिल्ली के समूह पर कौन सा चार्ज आ जाता है? बिल्ली के समूह पर कौन सा चार्ज आ जाता है? माइनस का, प्लस का चार्ज आ जाता है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह बिल्ली के समूह से प्लास्टिक के छड़ पे आ जाते हैं, जिसके कारण दोनों में क्या आ जाता है? आकर्षण का गुण आ जाता है। परंतु जब दो प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली के समूह से रगड़ा जाता है और रगड़ने के बाद दोनों प्लास्टिक की छड़ को एक दूसरे के करीब लाया जाता है, दोनों प्लास्टिक की छड़ को, तो वो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। अर्थात पहला वाला भी यहाँ पे क्या हुआ? दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षित हुए और दूसरा वाला भी यहाँ पे क्या हो गए? एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो गए। ऐसा इसलिए हुआ कि दोनों पर कौन सा चार्ज था? इस पर दोनों पे प्लस चार्ज था, इस पर दोनों पे माइनस चार्ज था, अर्थात दोनों पे समान चार्ज होने के कारण दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो गए। परंतु जब एक कांच की छड़ को एक प्लास्टिक की छड़ के करीब लाया गया, अर्थात कांच की छड़ को ऊन से रगड़ करके या प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली के समूह से रगड़ करके जब दोनों छड़ को एक दूसरे के करीब लाया गया तो हम देखते हैं कि कांच की छड़ पे कौन सा चार्ज था? प्लस चार्ज था और बिल्ली के समूह से रगड़ी गई प्लास्टिक की छड़ पे कौन सा चार्ज था? तो माइनस चार्ज था। इन दोनों के अलग अलग चार्ज होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को क्या किए? आकर्षित किए। अर्थात यहां हमने देखा कि जो समान आवेश होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज को हम अपने नोट्स में लिख लेते हैं। तो अगर आपको इसका एग्जांपल लिखना है तो एक बार एनसीईआरटी बुक को पढ़ लीजिएगा। अब बुक पढ़ने पर आप 2-4 लाइन इसके बारे में आप लिख सकते हैं। वही जैसे मैंने आपको हिंदी बताया, आप एक बार पीछे जाकर के आप हिंदी वैसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जब आप लिख दीजिएगा तब उसके बाद लिखिएगा आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा? ऋण आवेश, पहला धन आवेश, अर्थात धनावेश, जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? ऋण आवेश, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आवेश कितने प्रकार का होता है? तो आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। धनावेश क्या हो गया? तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, अर्थात जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वह धनावेशित हो जाता है, और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है वह क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। अब जैसे कि अगर एग्जांपल लेना है तो कांच की छड़ और ऊन से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और ऊन क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। इसी प्रकार से एबोनाइट या प्लास्टिक की छड़ को एबोनाइट की छड़ भी कह सकते हैं। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के समूह से रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक की छड़ क्या हो जाती है? माइनस चार्ज होता है, मतलब ऋणावेशित हो जाता है, और बिल्ली का समूह धनावेशित हो जाता है। ठीक है, फिर एक और आवेश के बारे में गुण के बारे में अगर देखना हो तो आवेश का गुण आप लिख सकते हैं। दो गुण आपने यहां देखा कि समान आवेश में
मतलब कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा। तो समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है अर्थात रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण या विकर्षण होता है। और असमान आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है अर्थात अट्रैक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या जाना, आवेश किसे कहते हैं, एक बार फिर से देख ले। आवेश किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु को रगड़ा जाता है तो उनमें आकर्षण विकर्षण का जो गुण आ जाता है उसे आवेश कहते हैं। आवेश कितने प्रकार का होता है, तो आवेश दो प्रकार का, धनावेश और ऋण आवेश। आवेश समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, असमान आवेश में आकर्षण होता है। हाँ, और आवेश की ध्रुवता होती है, आवेश की ध्रुवता अर्थात पोलैरिटी ऑफ चार्ज। तो हम लोग यहाँ जाने थे आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋण आवेश। तो वह गुण जो दोनों प्रकार के आवेशों में भेद करता है, मतलब अंतर बताता है, उसे आवेश की ध्रुवता कहते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश की कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, और आवेश की ध्रुवता क्या है। अब एक और बात आता है, जो आवेश जो दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋण आवेश, इसको सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया था कि यह दो प्रकार का है, एक ऋण आवेश और धनावेश। उन्होंने ये नाम दिया था, उन्होंने इसलिए नाम दिया था क्योंकि उन्होंने जब देखा कि जब दो धन आवेश को आपस में जोड़ा जा रहा है, मतलब आपस में लाया जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे से विकर्षित हो रहे हैं। परंतु जब धन को ऋण के पास में ले जाया जा रहा है तो दोनों एक दूसरे को मिलकर के उदासीन हो जाते हैं, अर्थात दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, शून्य बन जाते हैं, एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने प्लस और माइनस दोनों को जोड़ के शून्य वाला जो प्रयोग था उसीलिए उन्होंने दिया, इसलिए इसका नाम दे दिया धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। ठीक है, फ्रैंकलिन ने दिया था, बस इतना थोड़ा बहुत याद रखना, टॉपिक याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर अगला कि आवेश का संसूचन कैसे किया जाता है, मतलब आवेश को पता कैसे लगाया जाता है कि आवेश है कहाँ। तो आवेश का पता लगाने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे आवेश संसूचन यंत्र कहते हैं। वो किस प्रकार का होता है, तो देखिए वो इस प्रकार का होता है, एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में इसको हम लोग अपने आप से बना सकते हैं, साधारण रूप में भी अगर बनाना चाहें, पर उसका जो होता है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है, उसमें सोने का पत्र का प्रयोग किया जाता है। उस बॉक्स में एक बीचों बीच एक छिद्र होता है, उस छिद्र में एक रड होता है, छड़, और उस छड़ के जो अंतिम सिरा होता है, ठीक है, अंतिम सिरा पर यहाँ पर स्वर्ण पत्र होता है। स्वर्ण पत्र को दो भाग में ऐसे करके मोड़ दिया जाता है, अर्थात स्वर्ण पत्र एक लंबा पतला सा लिया जाए और उस पत्र को बीच में से क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं। मोड़ने के बाद से दो इनका क्षेत्र इस तरह हो जाता है। ठीक है, तो स्वर्ण पत्र होता है यहाँ पर, और यहाँ पर ऊपर नर वहाँ पर गोलाकार को ये हिलता है जिसका आवेश देना बन सके। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, आवेश को यहाँ से इस गोले पर प्रवाहित करते हैं। जब आवेश इस गोले से होता हुआ, इस छड़ से होता हुआ जब यहाँ पर आता है, स्वर्ण पत्र पे आता है, तो दोनों स्वर्ण पत्र पे आता है, तो आवेश की जितनी अधिक मात्रा होती है वे स्वर्ण पत्र उतना अधिक खुल जाते हैं। आवेश की जितनी मात्रा कम होती है वो कम खुलते हैं, अर्थात जिन पर आवेश ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा आवेश यहाँ से अगर प्रवाहित किया जाएगा तो ये बिल्कुल एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं, और जब कम आवेश रहता है तो एक दूसरे के बिल्कुल करीब ही रहते हैं। तो इनका पता लगाने के लिए ये संसूचन यंत्र होता है जिसे हम लोग स्वर्ण पत्र संसूचन यंत्र कहते हैं। इसको हम लोग अपने हाथ से ही बना सकते हैं। स्वर्ण पत्र की जगह पे अगर हम एक कागज ले लें और उस कागज को प्रेस करते हैं, और प्रेस करने के बाद दोनों एक दूसरे को बिल्कुल ऐसे करके एक बार जोड़ दें, तो जब हम देखेंगे कि जब उसको हम दोनों आवेश ऊपर से प्रवाहित कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे से क्या होगा, दूर भागेगा। जितना अधिक दूर भागेगा हम पता लगा लेंगे उसका आवेश उतना ही अधिक होता है। तो ये संसूचन यंत्र एक बार बस याद रखिएगा, इसका कोई ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बस आप लोग का आज का जो यूनिट, आज का जो टॉपिक है, आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा स्थिर वैद्युतिकी क्या है, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा स्थिर वैद्युत घर्षण विद्युत, और उसके बाद आप लोगों ने आवेश
आवेश के बारे में जाना, आवेश, फिर परमाणु, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु। परमाणु आवेश दो प्रकार का होता है, आवेश के दो गुण यहाँ पर है, ठीक है, और आवेश की ध्रुवता, इसके बारे में अध्ययन किया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वह हमारा है आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। तो इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।